नमस्कार बच्चों, हमने पार्ट 2 के एक भाग में कुछ पार्ट पढ़ लिया था। अब हम भाग 2 में आज बाकी का पार्ट पढ़ेंगे। तो आगे से पार्ट है तनुकरण। तनुकरण क्या होता है? तनुकरण जो है उसका मतलब होता है पतला करना। जैसे हम दूध में पानी मिलाकर उसको पतला कर देते हैं, वैसे हम अम्ल और क्षार में भी पानी मिलाकर उसको पतला कर देते हैं। लेकिन इसमें पतला करने का जो तरीका है वो अलग है। उसमें क्या अलग है कि दूध में तो हम पानी मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पानी तो मिलाते हैं लेकिन अम्ल और क्षार को पानी में मिलाते हैं। यानी कि जल में पानी में अम्ल और क्षार मिलाते हैं, अम्ल और क्षार में पानी नहीं मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि अम्ल और क्षार में अगर हम पानी मिलाएंगे तो हो सकता है कि वो कोई ख़तरनाक भी हो सकता है। इसलिए तो तनुकरण का अगर हम परिभाषा लिखें तो क्या होगी? जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इसे हम तनुकरण कहते हैं। तो इस प्रकार ये तनुकरण है, जो साधारण शब्दों में इसका अर्थ है पतला करना या अम्ल या क्षार की प्रबलता को कम करना। आगे हम पढ़ते हैं पीएच का दैनिक जीवन में महत्व, कि हमने जो पीएच स्केल पढ़ा था उस पीएच स्केल का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो विज्ञान है उसकी हर एक चीज़ का दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध है। तो पीएच स्केल का क्या संबंध है? सबसे पहले है इसमें शरीर का पीएच। जो शरीर का पीएच होता है हमारे, वो 7.0 से 7.8 के बीच होता है। यदि 7.0 से 7.8 के इधर उधर होता है तो हमारे शरीर के लिए ख़तरनाक होता है। ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है कि जब वर्षा का जल यानी कि बारिश के पानी का पीएच जब 5.6 से कम हो जाता है, 5.6 यानी कि अम्लीय। अम्लीय भी कितना? 5.6 से नीचे वाला अम्लीय। अगर इतना हो जाता है तो ऐसी वर्षा को हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। और जब ये पानी, अम्लीय वर्षा का जो पानी होता है, जब वो नदी के जल में मिलता है तो क्या होगा? नदी में रहने वाले जो जीव होंगे उनके लिए खतरनाक होगा, उनके लिए खतरा होगा। तो इस प्रकार अम्लीय वर्षा हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। अगला है मिट्टी। मिट्टी के लिए क्या उपयोग है? मिट्टी के लिए ये उपयोग है कि मिट्टी की अगर बहुत ज़्यादा क्षारीय हो जाती है या बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाती है तो उसकी उपज में, उसके उत्पादन में भी अंतर आ जाता है। तो जब मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता बढ़ जाती है, तो अम्लीयता बढ़ जाती है तो हम उसकी क्षारीयता बढ़ाकर उसको कम करने की कोशिश करते हैं, और अगर मिट्टी की क्षारीयता बढ़ जाती है तो हम उसे अम्लीयता बढ़ाकर क्षारीयता को कम करते हैं, जिससे कि उसकी उपज बढ़े। और इसके लिए हम रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। अब हम पढ़ते हैं पाचन तंत्र में पीएच। पाचन तंत्र में पीएच का क्या मतलब है कि पाचन जो होता है हमारे शरीर में, वो तब होता है जब हमारे शरीर में HCl बनता है। आपको पता होगा हमारे शरीर में भोजन के पाचन के लिए HCl स्रावित होता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो जब पेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये HCl बन जाता है, जब ये ज़्यादा मात्रा में अम्ल बन जाता है तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जलन होने लग जाती है, जिसको हम कहते हैं एसिडिटी। आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि मुझे एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी यानी अम्लीयता, हिंदी में शब्द बोलते हैं अम्लीयता, खट्टी डकारे वगैरह आना, जलन होना, ये एसिडिटी के लक्षण है कि अम्ल ज़्यादा बन रहा है। तो अब इसका इलाज कैसे होगा? इसका इलाज ऐसे होगा कि अगर अम्ल ज़्यादा है तो उसको क्षार की मात्रा बढ़ाकर उसकी अम्लता को कम कर दिया जाता है। तो इसके लिए गोली आती है जैसे एंटासिड करके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि क्षारीय होती है। इसका उपयोग हम इस दर्द को कम करने के लिए करते हैं। अगला है दंत क्षय। दंत क्षय क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, दंत यानी दांत, क्षय यानी टूटना। दंत क्षय मतलब कि जब हमारे दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे कणों में बिखरना शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं दंत क्षय। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो कुछ हिस्सा हमारे खाने का हमारे दांतों में फंसा हुआ रह जाता है, और जब हम बिना ब्रश किए सो जाते हैं या लंबे समय तक ब्रश नहीं करते हैं तो ब्रश ना करने से वो जो खाना दांतों में फंसा हुआ रहता है वो सड़ जाता है।
अब दांतों में सड़ने से उस अम्ल बनता है। तो ये जो अम्ल बनता है इससे हमारे मुंह का पीएच का मान कितना हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है। और इसकी वजह से अम्लीयता बढ़ने की वजह से हमारे मुंह में दंत क्षय होने लगता है। इस प्रकार दंत क्षय होता है। अगला पीएच का क्या महत्व है? पीएच का महत्व ये भी है कि पौधों और पशुओं के जहर से भी ये रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है कि कुछ कीट होते हैं जैसे मधुमक्खी, चींटी वगैरह जब काट जाती है तो दर्द और जलन होता है। तो किसकी वजह से होता है? वो होता है मेंथेनॉइक अम्ल की वजह से। ये जो मेंथेनॉइक अम्ल होता है ये, इसका फिर इलाज क्या है? इसका इलाज है कि हम बेकिंग सोडा लगाकर वहाँ पर इस दर्द को कम कर सकते हैं। तो इसमें एक प्रश्न आता है कि नेटल जो एक पौधा होता है उसकी पत्ती में बाल नुमा डंक होते हैं, जब वो हमारे हाथ में चुभ जाते हैं तो हमें दर्द और जलन होता है। वो दर्द और जलन भी किसकी वजह से होता है? मेंथेनॉइक अम्ल की वजह से। अब इसका इलाज क्या होगा? इसका इलाज ये होगा कि वहीं पर जहाँ पर नेटल पौधा उगता है वहीं पर एक डॉक नाम का पौधा भी उगता है। अगर हम उसकी पत्ती को रगड़ लेते हैं तो ये जलन कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्षारीयता होती है जो इस अम्लता को कम कर देती है, उदासीन कर देती है। तो इस प्रकार ये प्रश्न आता है, आप इसका ध्यान रखेंगे। अगला हम पढ़ते हैं, हमने अम्ल पढ़ लिए, क्षार पढ़ लिए, पीएच पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लवण। लवण जो है 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है उदासीन, यानी कि जिसका पीएच मान 7 होगा उसे हम कहेंगे उदासीन, और जिसका पीएच मान 7 से कम होगा उसे हम कहेंगे अम्लीय लवण, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा उसको हम कहेंगे क्षारीय लवण। ठीक है, तो इनकी अम्लता और क्षारीयता जो है वो पीएच मान से निर्धारित हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं साधारण नमक के बारे में। साधारण नमक जो हम खाने में प्रयोग करते हैं उस नमक के बारे में। वो नमक कैसे बनता है? वो नमक एक तरह से लवण है। साधारण नमक जो है वो लवण है। इसे साधारण भाषा में हम लूण कहते हैं। आपने सुना होगा लूण भी कहा जाता है। वो लूण क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो लवण होता है। वो किससे बनता है? अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनता है। अम्ल कौन सा है? HCl, और क्षार कौन सा है? NaOH। दोनों जब क्रिया करते हैं तो बनता है NaCl यानी कि नमक। अब इस साधारण नमक का क्या उपयोग है वो हम पढ़ेंगे। साधारण नमक का उपयोग बहुत सारे उद्योगों में किया जाता है। बहुत सारे निर्माण उत्पादों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है? क्लोर क्षार अभिक्रिया जो है, जैसा कि नाम में आ रहा है क्लोर, क्लोर यानी क्लोरीन, क्षार यानी क्षार, कि इस अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है? क्लोरीन और क्षार का निर्माण होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। निर्माण तो होता है लेकिन किससे होता है? इस नमक से होता है। इस नमक को जब हम पानी में घोल देते हैं, जब जल में घोलकर इसका जलीय विलयन बनाते हैं, उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो उसके अपघटन से क्लोरीन और क्षार का निर्माण होता है। तो हम इसे कैसे लिखते हैं? हम इसे लिखते हैं कि जब नमक के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं, नमक का जलीय विलयन यानी नमक को जल में घोलकर जो घोल बना उसको हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, तो फिर क्या बनेगा? क्लोरीन और क्षार का निर्माण होता है। इसलिए हम इसे कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। अब इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी पूछी जाती है, हमें इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी लिखनी होती है। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? क्योंकि हमने नमक लिया है तो NaCl, इसके अलावा हमने उसको पानी में घोला है तो H2O। NaCl और H2O की अभिक्रिया से यहाँ पर क्या बन रहा है? क्षार और क्लोरीन, NaOH और Cl2, और साथ में क्या बन रहा है? H2 गैस भी बन रही है। तो ये 3 उत्पाद जो बने, ये तीनों ही उत्पाद बहुत महत्वपूर्ण है। इन तीनों ही उत्पादों का कोई ना कोई उपयोग है। पहला उत्पाद क्या बना? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा उत्पाद क्या बना? क्लोरीन। तीसरा उत्पाद हाइड्रोजन। अब इनका क्या उपयोग है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले NaOH का उपयोग क्या है? NaOH जो है वो धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन बनाने, क्षार से साबुन बनता है ये आप सब जानते हैं, अपमार्जक, कागज़ बनाने और कृत्रिम फाइबर बनाने में इसका उपयोग होता है। ये आपको याद करने पड़ेंगे।
अगला है Cl2 का क्या उपयोग होता है। Cl2 रोगाणुनाशक कीटाणुनाशक में ज़्यादातर उपयोग की जाती है। जैसे कि जल की स्वच्छता, जब हम पानी को स्वच्छ करते हैं तो पानी को स्वच्छ करने में इसका उपयोग होता है। जैसे स्विमिंग पूल, PVC रोगाणुनाशक कीटाणुनाशक CFC में इसका उपयोग होता है। H2 का क्या उपयोग है। H2 जो है वो ईंधन में और खाद बनाने में अमोनिया में उपयोग होती है। अब आगे हम पढ़ते हैं विरंजक चूर्ण, जिसे हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर भी हम इसको कहते हैं। शायद लड़कियां ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जान जाएंगी इसको। तो इसका सूत्र पूछा जाता है। इसका सूत्र होता है CaOCl2, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब आपको दिख रहा है इसमें क्या है, एक तो Ca है और एक क्या है, Cl2 है। तो जब CaOCl2 इसका सूत्र है और इसमें Ca भी आ रहा है, Cl2 भी आ रहा है इसका, इसलिए इसका निर्माण किससे होगा, Ca से और Cl2 से। तो यहाँ पर जब हम रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस यानी बिना बुझा चूना जो है वो जब Cl2 यानी क्लोरीन से क्रिया करता है तो विरंजक चूर्ण बनता है CaOCl2 और साथ में बनता है जल। तो ये अभिक्रिया भी आपको याद करनी है और ये सूत्र भी आपको याद करना है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसी में दो चीज़ें आ रही है तो आप इसी से ये दो चीज़ें लिख सकते हैं। आपको OH का होल ट्वाइस बिना बुझा चूना याद करना है। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है वस्त्र उद्योग में, सूती और लिनन में, रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में और पेयजल में जीवाणु मुक्त करने के लिए इसका उपयोग होता है। अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी लड़कियां जानती होंगी, लड़के भी जानते होंगे कि जब हम खाना बनाते हैं तो कई चीज़ों में, केक में, पाव रोटी में इसको डालते हैं। इसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं मीठा सोडा और इसका सूत्र भी आपको याद करना है। इसका सूत्र है NaHCO3 यानी कि इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na यानी सोडियम, H यानी हाइड्रोजन, CO3 यानी मैंने आपको बताया था कार्बोनेट। ये इसका नाम हो गया जो आपको याद करना पड़ेगा, रासायनिक नाम और इसका सूत्र। बनता कैसे है, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। तो इसमें भी नमक से ही इसका उपयोग होता है क्योंकि हम नमक पढ़ रहे हैं, नमक के बारे में। तो नमक, इसमें भी NaCl यानी नमक लेंगे, उसको पानी में घोलेंगे, उसमें CO2 प्रवाहित करेंगे और अमोनिया भी इसके बनाने में उपयोग होगा। फिर क्या बनेगा, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड और ये NaHCO3 यानी मीठा सोडा, इसका निर्माण होगा। ये भी आपको याद करना है, नाम भी, और ये विक्रिया जिसमें इसका निर्माण होता है वो भी आपको याद करना है। अब जब हम इसको और ज़्यादा गर्म करते हैं तो और ज़्यादा गर्म करने पर Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बनता है। इसका उपयोग किस में होता है मीठे सोडे का, ये तो आप सभी जानते हैं कि मीठा सोडे का उपयोग किस में होता है कि एक तो जब बेकिंग पाउडर बनाते हैं हम, आप जानते हैं बेकिंग सोडा अलग चीज़ है, बेकिंग पाउडर अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों का ही उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, लेकिन इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर ये है कि बेकिंग सोडा तो सोडा है, शुद्ध क्षार है, जबकि बेकिंग पाउडर जो है उसमें टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है, थोड़ा सा दुर्बल अम्ल होता है ये, और इसको जब मिलाया जाता है तो बेकिंग सोडा से क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो इसका उपयोग भी खाने बनाने में होता है। इसके अलावा एसिडिटी जब हमारे हो जाती है तो जिस तरह से एंटासिड की गोली हम लेते हैं उसी तरह से हम मीठा सोडा भी काम में ले सकते हैं। इसके अलावा सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे धोने का सोडा। तो इसमें भी आपको सूत्र याद करना होगा और साथ में इसकी अभिक्रिया लिखनी होगी। तो धोने का सोडे का सूत्र क्या होगा, Na2CO3 और 10H2O। तो यहाँ पर हमने जो CO3 ये याद किया था, ये जो बना था Na2CO3, इसी Na2CO3 से जब ये जल से क्रिया करेगा तो बन जाएगा धोने का सोडा Na2CO3 10H2O। तो इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग होता है कि ये कांच, साबुन और कागज़ बनाने के उद्योग में काम आता है। इसके अलावा बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी ये काम आता है। घरेलू साफ़ सफाई में काम आता है, तो आपको पता ही है। धोने के सोडे का उपयोग हम कई चीज़ों को साफ़ करने के लिए, साबुन बनाने में इनमें करते हैं। इसके अलावा स्थायी कठोरता को हटाने में भी इसका उपयोग होता है। ये उपयोग आपको याद करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी है ये आपको याद करनी पड़ेंगी।
आगे हम पढ़ते हैं क्रिस्टलन का जल क्या होता है। क्रिस्टलन का जल जो होता है, जब लवण का हम सूत्र लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पर जितने भी पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, लवण। जैसे मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, जो भी हम पढ़ रहे हैं ये लवण है। तो इनके लवण के सूत्र में एक इकाई में जल के निश्चित अणुओं की जो संख्या दर्शाते हैं उसे हम कहते हैं क्रिस्टलन का जल। जैसे कि हमने मीठे सोडे का सूत्र लिखा या धोने के सोडे का सूत्र लिखा, तो हमने साथ में जल का भी लिखा है। तो जल के कितने अणु हैं इसमें, 10, ये हमने शो किया है। तो ये निश्चित अणुओं की जो संख्या हमने शो की है इसे हम बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। अब हम आगे पढ़ते हैं जिप्सम के बारे में। हमारे कोर्स में आगे है जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम भी एक लवण ही है, क्योंकि हम लवणों के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये भी एक लवण है और इसका सूत्र होता है CaSO4 2H2O। मीठे सोडे के सूत्र में धोने के सोडे के सूत्र में यहाँ पे 10 आता है और जिप्सम में यहाँ 2 आता है, जिसमें क्रिस्टलन जल के 2 अणु हैं। ये 2 अणु दिख रहे हैं। इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। इसके अलावा खाद बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ये 2 आपको याद करने होंगे। 2 चीज़ें बनती है, एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और एक खाद। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 ½ H2O और कैल्शियम सल्फेट अर्थ हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट इसका नाम है। अब ये बनता कैसे है, CaSO4 का ½ H2O प्लस 1½ H2O मिलकर ये बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका उपयोग पूछा जाता है तो इसका उपयोग तो सभी जानते हैं कि जब हमारे हाथ की या पैर की या कभी हमारी हड्डी टूट जाती है शरीर की, तो डॉक्टर हमें क्या चढ़ाते हैं, प्लास्टर चढ़ाते हैं। जो प्लास्टर चढ़ाते हैं तो वो प्लास्टर जिस पाउडर को घोल के बनाते हैं वो पाउडर क्या होता है, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि सूखने पर जिप्सम बन जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग होता है खिलौने में, सजावटी सामान बनाने में, या फिर जब हम मकान बनाते हैं उसमें POP करवाते हैं तो वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनती हैं। तो इस प्रकार आज ये हमारा पार्ट 2 अम्ल और क्षार पूरा होता है।